आइए बेटा, एवरेजेस के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे 11A, मेरी बुक की है। पहला, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर्स। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कह रहा है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो किस चीज को नापती है। पहला चॉइस है स्कैटर्डनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, रॉन्ग। स्कैटर्डनेस डिस्पर्शन कैलकुलेट करता है। दूसरा है सेंट्रल लोकेशन, बिल्कुल सही। सेंट्रल लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन मतलब एक सिंगल वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे, तो सेंट्रल लोकेशन होगी ना वो। जैसे आप ये पेन है, इसका बिल्कुल सेंटर से पकड़ूंगा, देखो ये बैलेंस हो जाएगा। देखो पेन कह रहा हूं, मोबाइल बैलेंस हो गया ना, इधर से मैं कितनी कोशिश कर लूं गिर ही जाएगा। तो ये सेंट्रल लोकेशन होगी ना, इसी को फिर हम क्या कह देते हैं, अरिथमेटिक मीन। कैसा लगा, मतलब एवरेज कह देते हैं, कुछ भी कह लो, हाँ के ना। क्लियर हो गया। बोथ 1 and 2 रॉन्ग है, नन रॉन्ग है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी, सेंट्रल लोकेशन। दिखाया नहीं आपको, सेंट्रल लोकेशन ही होती है ना, एवरेज को सेंट्रल लोकेशन पे यहां करो गिर जाएगा। वैसे भी चेक कर लो आप, इधर देखो 2, 5, 8, इसकी एवरेज निकालो क्या होगी, प्लस कर दोगे, मीन निकालो, करो डिवाइड, क्या आ रहा है 5 आ रहा है ना, 5 सेंटर में नहीं आ गया। मीडियन भी क्या होता है, सेंटर वाली फिगर, तो सेंट्रल लोकेशन ही तो कहलाएगी ना बेटा। इस बच्ची को अच्छा नहीं लगा, अच्छा लगा। द कंप्यूटिंग वाइल कंप्यूटिंग अरिथमेटिक मीन फ्रॉम अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी एज्यूम, मतलब ये है जैसे 0 to 10 क्लास इंटरवल नहीं होता, इसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, समझ गए। तो ये एफ दिया होता है इसका, ये क्लास होती है, तो इसका क्या निकालते हो आप, मिड वैल्यू, और उसको क्या कहते हो, एक्स नहीं कहते। तो ये उस बारे में चर्चा। ये देखिए, द क्लासेस आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये जरूरी नहीं है, अरिथमेटिक मीन के लिए क्लासेस का इक्वल होना जरूरी नहीं है बेटे, शब्दों पे ध्यान देना, मोड के लिए जरूरी है। देखो मैं ये आपको क्यों थ्योरी क्वेश्चन करा रहा हूं, जब मैं थ्योरी क्वेश्चन कराता हूं तो सिर्फ उस क्वेश्चन की चर्चा नहीं करता, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी बातें होती हैं उनकी भी चर्चा करता हूं, तो आप लिखते रहे। सिर्फ मोड ही एक ऐसा एवरेज है जिसके लिए सारी क्लासेस को इक्वल लेंथ का होना चाहिए, और किसी के लिए इक्वल होना जरूरी नहीं है। भले आप इक्वल करो या ना करो, आंसर सेम आता है। तो कई टीचर इक्वल करा देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं बिना करे भी आंसर सेम आता है। इक्वल किसके लिए करना है, मोड के लिए। पहली बात समझ में आ गई। आप कुछ कहना चाह रही थी मैडम, क्या नाम आपका, आस्था कुछ कह रही थी। नहीं, मैंने बताया ना आपको, अभी आ जाएंगे। क्लासेस का इक्वल होना केवल किसके लिए जरूरी है, मोड के लिए। द क्लासेस हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी, ये भी कोई वैसी बात नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो डिफरेंट ही होती है। ऑल वैल्यूज ऑफ क्लास आर इक्वल टू मिड वैल्यू ऑफ दैट क्लास, ये ठीक है, ये नन भी नहीं होगा, तो सी आंसर हो गया। तो एक्स क्या करते हैं, मिड वैल्यू क्यों लेते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं, जैसे ये फ्रीक्वेंसी 4 है, तो हम ये मान के चलते हैं इस चारों की वैल्यू क्या है, 5 है। नहीं समझ आया। इसी तरह 10 से 20 के अंदर की फ्रीक्वेंसी 6 है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 6 की वैल्यू क्या है, 15 है। तो इसलिए आंसर कौन सा ठीक हो गया, सी। समझ आ गया, सही बताओ, हटा दो ये सारा। चलो अब थर्ड करेंगे। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट, मीन इज रिजिडली डिफाइंड, ये तो ठीक है, मीन की तो फिक्स्ड, रिजिडली मतलब उसकी फिक्स वैल्यू आती है। मैं पूछता हूं बेटे, आप ये प्यारा सा बच्चा है, क्या नाम है इसका, यश। यश, इन तीनों का मीन बताओ, अरिथमेटिक मीन बताओ। 5। इस प्यारी सी बच्ची का नाम क्या है, अपराजिता। आप बताओ इन तीनों का अरिथमेटिक मीन 5। हर बच्चा सेम बोल रहा है ना, तो रिजिडली डिफाइंड है ना। रिजिडली का मतलब वही, सब एक ही बात बोलेंगे, रिजिड है। ये थोड़ी ये कहेंगे नहीं सर मेरे को तो 5.5 ठीक लग रहा है। वो बच्चा कहते नहीं सर 6 लगा लेते, 8 लगा लेते।
पर ये तो रिजिडली जिससे पूछोगे वो क्या बोलेगा 5। तो बात समझ नहीं, इसलिए मैं थ्योरी के क्वेश्चंस कराता हूँ क्योंकि बच्चों को थ्योरी के क्वेश्चन समझ आते हैं। आप महसूस कर रहे हो कि सर हर जगह कुछ बता रहे हैं, तो पहला वाला तो ठीक है भाई सर। दूसरा वाला, मीन इज नॉट इफेक्टेड ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, ये गलत है। मतलब होता क्या है, जैसे समझना, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन मतलब होता है कि अगर सैंपल में डेटा फ्लक्चुएट हो जाए तो क्या उससे मीन पे फर्क आएगा? बिल्कुल आएगा। अब मैं जानना चाहूं कि एवरेज मार्क्स बच्चों के कितने हैं सीए में, मैंने 10 बच्चे ले लिए, आपने कोई और 10 ले लिए, दोनों का सैंपल फर्क है, तो दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या आएगा? अलग आएगा। तो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से कह रहा मीन इफेक्ट नहीं होता, नहीं, वो तो इफेक्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। मीन हैज सम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज उसकी, क्योंकि मीन का तो फॉर्मूला ही मैथमेटिकल है। तो जिस चीज का रिजिड फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है उसकी, ऑल ऑफ दिस रॉन्ग, ऑल दिस आर रॉन्ग। तो ये तो चॉइस ठीक नहीं है। तो इसका आंसर सही क्या हो गया? बी। तो इसका आंसर क्या है? बी, क्योंकि एक बी ही ऐसा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है। मैं टिक नहीं मारता, टिक से ऐसे लग रहा है ये आंसर है, नहीं है ना। मैं ये कर रहा ऐसे लिख, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। ठीक है, मजा आ गया? सही बताओ। नेक्स्ट, फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? यूजुअली मीन इज द बेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि आज आपको मीन मीडियन मोड के बारे में मैंने बताया, लेकिन मैं वैसे आपसे पूछता है एवरेज क्या होती है तो आप मीन ही निकालते, सच से बताओ, क्योंकि आपके मार्क्स आते हो उसमें तो आप मीन बताते हो। तो ज्यादा पॉपुलर तो क्या अरिथमेटिक मीन ही है। मीन में भी सबसे पॉपुलर कौन सा है? अरिथमेटिक मीन। मीडियन एएम जीएम एचएम जीएम एचएम तो कईयों को पता ही नहीं होता, नहीं? कैसे लग रहा है बेटा? नेक्स्ट, यूजुअली मीडियन इज द बेस्ट मैटर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फॉल्स। मीडियन नहीं। हम बात करते हैं सचिन का एवरेज स्कोर क्या है, तो उसमें मीन निकाला होता है। सोचो, देशवासियों की एवरेज इनकम क्या है, उसमें मीन निकाला होता है। मीडियन तो बहुत रेयर यूज होता है, इतना मतलब मैं ये नहीं कहूंगा यूज नहीं होता, पर कम यूज होता है। फॉल्स। यूजुअली मोड इज द बेस्ट, मोड भी नहीं है। सबसे पॉपुलर जब मीन अरिथमेटिक मीन है, मीन में भी कौन है? अरिथमेटिक मीन, तो बाकी सब फॉल्स हो गए। नॉर्मली जीएम फॉल्स, एक ही ट्रू है बस। कौन सा? कैसा लगा जी? कोई डाउट? चले फिफ्थ। अब ओपन एंड क्लासेस क्या होती है? जैसे पहली क्लास हो जाएगी, क्लास होती है ना, पहली क्लास हो जाएगी लेस देन 100, दूसरी हो जाएगी 100 से 200, तीसरी हो जाएगी 200 से 300, और लास्ट हो जाएगी मोर देन 300 सपोज। ये होती है ओपन एंड। ओपन एंड कौन कौन सी है? पहली और आखिरी। पहली क्या है? लेस देन 100, और आखिरी क्या है? मोर देन 300। ये दो ओपन एंड क्लासेस है। समझ आ गई बात? अब सुनो, अब जब अरिथमेटिक मीन लेते हो तो नोट करो मिड वैल्यू लेनी पड़ती है। तो लेस देन 100 की मिड वैल्यू कैसे निकालोगे? तो फिर हम एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सब क्लास 100 वाली है ना, तो लेस देन 100 वाली भी 100 की है, 0 से 100। इसी तरह मोर देन 300 वाली को क्या एज्यूम कर लेते हैं? 300 से 400। ये तो हमने एज्यूम किया ना, तो इसलिए अरिथमेटिक मीन तो एजम्पशन के बेसिस पे निकलेगा, ये बेकार है। ज्योमेट्रिक मीन एजम्पशन के बेसिस पे निकलेगा, ये बेकार है। हाँ के ना? और मोड जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो निकलता है, हाईएस्ट हो सकता है इसी में ही आ जाए बाई चांस, तो वो भी बेकार है। मीडियन कहीं बीच में आता है, रिपीट। तो मीडियन के लिए तो हमें एज्यूम करना नहीं पड़ेगा ना। मेरी बात समझ रहे हैं बेटे? देखो, लेस देन 100 उसने बोला है और मोर देन 300 बोला है। मोर देन 300 का मतलब तो 1000 भी हो सकता है। तो क्या होता है कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन में तो हमें इसको क्लोज करना ही पड़ेगा। रिपीट। तो क्लोज करने का मतलब आप एजम्पशन लोगे, एजम्पशन लोगे तो उसमें एरिया ऑफ मिस्टेक आ जाती है। ठीक है, मीन के लिए तो करना ही पड़ेगा क्लोज, और मोड के लिए तब करना पड़ेगा जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बोलो इनके आसपास हो, क्योंकि मोड के लिए आपको 3 चीजें चाहिए होती है ना, याद करो। F1, पिछले वाला F0, अगले वाला F2। तो अगर मोड इसमें लाई कर गया कहीं और L1 चाहिए होता है तो फिर L1 की जरूरत पड़ जाएगी ना। लेकिन मीडियन कभी ना कोने पे लाई नहीं करता, मीडियन तो बीच में लाई करता है ना बेटे, क्योंकि वो 2 इक्वल हाफ करता है। तो इसलिए मीडियन में कोई ट्रबल नहीं आती ओपन एंड क्लासेस वालों में। रिपीट।
तो इसलिए ओपन एंड क्लासेस के लिए बेस्ट कौन सा होता है? मीडियन, सी। समझ आया बात? इसका आंसर मैंने ए बताया था, ट्रू। कैसा लगा बेटा? ये हर बच्चा नहीं समझ पाता है क्योंकि इसमें दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा, और मैं बहुत इजीली दे समझा रहा हूं, सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। समझ आया आपको? यानी मीडियन के लिए आपको कोई एजम्पशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तो लेना ही लेना है। रिपीट, लेना ही लेना है। मोड में लेना पड़ सकता है, रिपीट, अगर वो कॉर्नर में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ गई, क्योंकि वो मॉडल क्लास बन जाएगी ना, पर मीडियन में कभी नहीं लेना। कैसा लगा? समझ आया? नेक्स्ट, सिक्स्थ जो होते हैं उनको तो सिक्स्थ, अब सिक्स्थ करेंगे। द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस डज नॉट इफेक्ट, कहता है एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का असर किसके ऊपर नहीं होता? डज नॉट इफेक्ट। सिक्स्थ, एक्सट्रीम मतलब जैसे डाटा है, बच्चों के मार्क्स लिख रहा हूं 10, 12, 15, 14, अचानक एक बच्चे के 90 आ गए, बाकी सबके ऐसी हैं 18, 12, 13, 20, सब नलायक सी हैं, एक बच्चा 90 ले आया। नहीं, मैं उदाहरण बनाना है ना, फिर उदाहरण तो ऐसे ही होता है, उदाहरण तो ऐसे ही होता, ठीक है। अब सुनो, जब अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो सिग्मा एक्स अपॉन एन करोगे तो सिग्मा एक्स में 90 जुड़ जाएगा, तो इससे इफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा इफेक्ट, इसके ऊपर इफेक्ट आएगा। तो ए तो आंसर नहीं हो सकता, ए आंसर नहीं हो सकता, ए अरिथमेटिक मीन पे इफेक्ट आता है। मीडियन, मीडियन पे इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मीडियन तो बीच में, वो इतना इफेक्ट कम करेगा। सोचो, नहीं मेरी बात समझे? किसी के बहुत ज्यादा नंबर आ जाए तो भी मिड वही रहेगा। मोड, मीडियन पे अब दोनों मोड पे भी फर्क नहीं पड़ता, अब दो टक्कर के हो गए ना, रिपीट। लेकिन फिर मैं कहूंगा इसमें ज्यादा अच्छा आंसर मोड है। पूछो क्यों? क्योंकि मोड क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, और एक्सट्रीम तो वो होता है ना जो कभी कभार हो, तभी तो उसको एक्सट्रीम कहते हैं। एक्सट्रीम का क्या मतलब होता है? तभी तो इसको एक्सट्रीम कहते हैं। सब बच्चे जो है रोज एक सेब खाते हैं, मैं 50 खाता हूं, तो आप बोले यार आपका तो सर एक्सट्रीम केस है। एक्सट्रीम केस ही तो बोलते हैं ऐसे। सोचो, कई बार बात हो रही होती है, तू कितनी रोटी खा लेगा, तो बाहर को मैं 4 खा लूंगा, क्योंकि तो 5 खा लूंगा, बच्चा कहता मैं 70 खा लूंगा, तो आप कहते हो तू तो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब एक्सट्रीम। तो इनमें अगर देखा जाए, क्योंकि टाई हो गया ना सी और डी में, तो मैं कहूंगा कि बेटर बी और सी में, तो बेटर कौन सा है? सी, क्योंकि एक्सट्रीम तो रेयर है। तो मोड तो वो होता है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, तो एक आध रेयर चीज आ भी जाए तो भी मोड तो क्या रहेगा? अनइफेक्टेड। सोच के देखो, सबसे ज्यादा सेंचुरी किसकी है? तो मोड कौन है? सचिन। अब मान लो भाई, सबसे घटिया प्लेयर कौन है बताओ? बताओ, कोई भी इंडियन टीम में जो रन सबसे कम बनाता, मुझे तो इतना क्रिकेट का शौक नहीं। चलो एक्स है, राम प्रसाद है। कौन है? छोड़ो, हमें पता नहीं, राम प्रसाद है। अब राम प्रसाद ने भाई साहब इस मैच में गया और एक्सट्रीम परफॉर्मेंस दिखा दी, 6 सेंचुरी इकट्ठी मार दी, तो क्या उसकी सबसे हाईएस्ट हो जाएगी? फर्क नहीं पड़ता किसको? सचिन। सचिन की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट। अभी क्लियर हो गया? तो इसमें वैसे बी को भी हम कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा आंसर क्या है? सी। मोड पे तो कभी असर पड़ेगा नहीं एक्सट्रीम आइटम्स का। क्लियर? मोड ज्यादा अच्छा है, मैंने आपको बताया ना मेरे हिसाब से। बाकी मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि मोड भी चल सकता है और मीडियन भी चल सकता है। अब वही बात जची, ठीक है? तो आप मीडियन ले लो, अगर पीछे बी बोला मीडियन ले लो, दोनों चलते हैं। बी अगर पीछे दिया गया तो उन्होंने ये सोच के दिया होगा बी कि हो सकता है किसी जगह एक्सट्रीमिस्ट ज्यादा हो, जैसे कहते नहीं है यार, मैं बोलना नहीं चाहता किसी कंट्री का नाम, आप समझ गए होंगे कि वो कंट्री तो एक्सट्रीमिस्ट है, क्योंकि वहां सारे एक्सट्रीमिस्ट ही भरे हुए हैं। तो आप मीडियन ले लो। मैंने कहा ना दोनों में अच्छी टाई है, तो गो फॉर मीडियन, मीडियन भी चलेगा। ठीक है, लेट अस से मीडियन। बाकी मेरी अपनी राय है कि मोड भी
इक्वली गुड है। अब रीजन समझो ना मेरा। एक्चुअली ये क्वेश्चन ना थोड़े सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट मतलब इनमें दो बेटर ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। तो अगर दो ऑल्टरनेटिव्स एक जैसे लग रहे हो ना तो आप वो प्रेफर कर लेना जो बुक में दिया हुआ है। क्योंकि मेरी बात समझ गए, रीजन समझ गए, क्योंकि बुक में दे रखा है, फिर वो ले लो, फर्क क्या पड़ता है। चले, तो मोड भी मैं फिर बोलूंगा इफेक्ट नहीं आता, लेकिन हम यूं सोचे कि क्या ये एक्सट्रीमिस्ट बहुत सारे हो गए तो मोड पे असर आ गया। तो दोनों वैसे मेरे हिसाब से इक्वली गुड है। हाँ, अरिथमेटिक मीन पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा, तो मैंने आपको लॉजिक से बता दिया ना। सेटिस्फाइड है ना? चले, अब सेवेंथ, इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियन। याद है आपको इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या होता था? जैसे 6 + 1 डिवाइड बाई 2 क्या होता था? 6.5 आइटम। याद आया? मीडियन निकालने के लिए इवन क्या होता है? 6 आइटम। ओह, गलती से 6 मेरा ध्यान ना 0.5 पे था, 3.5। तो समझ गए ना मुझे क्या कहना चाह रहा हूं? अगर तो ऑड होता तो फिर एग्जैक्ट नंबर आ जाता ना। इवन मतलब ऐसे वाला केस होगा। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़िए इसको। एनी ऑफ द टू मिडल मोस्ट वैल्यूज, दो कह रहा है, दो ले लो वैल्यू, दो तो नहीं, अभी जच नहीं रहा, थोड़ा रिपीट, जच नहीं। आगे, द सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज टू मिडल वैल्यूज, ये जच रहा है। याद करो, थर्ड है ना 3.5, थर्ड और फोर्थ का क्या ले लोगे? एवरेज। तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? कैसा लगा? मस्त। चले आगे, तो देखने की जरूरत है ही नहीं फिर। नेक्स्ट, 8th, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज, वो तो हम चर्चा कर ही चुके। अरिथमेटिक मीन पहले भी चर्चा कर दी, रिपीट ही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिकली डिफाइंड, जो यूनिक नहीं होता। मीडियन सदा यूनिक होगा। आपको याद करो, मैंने सिखाया भी था कि कभी कभी ऐसा होता है कि दो क्लासेस की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम होती है और हाईएस्ट होती है। तो फिर मैंने कहा था मोड कैसे निकालते हैं, याद करो, 3 मीडियन -2 मीन। तो फिर वो यूनिकली डिफाइंड नहीं है ना, वहां तो निकला ही नहीं मोड। रिपीट, फिर हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया अप्रोक्सीमेट मोड, तो फिर यूनिक कहां हुआ? यूनिक मतलब क्या होता है? जो फिक्स्ड, किसी डिस्प्यूट से परे। मजा आ गया? पक्का? 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट। देखो ये बड़ा बचकाना सवाल है। संसार में सभी कुछ मुश्किल है, सभी कुछ आसान है। हाँ या ना? गलत कह रहा हूं तो फिर भी आप कह सकते हो कि ज्योमेट्रिक मीन मुश्किल है। क्यों? उसमें पावर निकालनी पड़ती है ना, 1/5, 1/6, 1/7, कई बार निकल नहीं पाती। फिर या लॉग टेबल यूज करो। ज्योमेट्रिक मीन लॉग टेबल की मदद से भी निकलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन में टंटे ज्यादा है। रिपीट, टंटे। बाकी मैं आपको कैलकुलेटर में एक तरीका सिखाऊंगा जिससे आप कोई भी रूट निकाल सकते हो। थोड़ा लंबा तरीका है पर निकल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं बाकियों में टंटे नहीं है, इसमें टंटे ज्यादा। तो इसलिए हम डी आंसर इसका कह सकते हैं। कोई डाउट? Which measures of central tendencies are considered for finding average rates? रेट्स जब भी आपने निकालने हो तो सदा ध्यान रखो, दो चलते हैं, जीएम और एचएच। जीएम और एचएच रेट्स निकालने हो ना एवरेज, तो जीएम और एचएम सबसे ज्यादा बोलो। ठीक, बाकी ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी क्या है। रिपीट, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैंने टॉपिक कराऊंगा, वैसे कराया भी हुआ है, कहीं बच्चों ने नहीं किया तो सुन ले। ज्योमेट्रिक मीन तब यूज होता है जब कंपाउंड रेट ऑफ ग्रोथ या कंपाउंड रेट ऑफ डिक्लाइन निकालना। रिपीट, तब हम ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं। हार्मोनिक मीन तब यूज करते हैं जब जो न्यूमरेटर वाली चीज होती है फ्रीक्वेंसी में होती है। ये मैं डिटेल में समझाऊंगा बात, तो इसकी वीडियो भी है, आप उसको देख सकते हैं, क्लास में भी कराऊंगा। तो अभी आप ये याद रखें कि जीएम और एचएम थ्योरेटिकली माना जाता है बेस्ट है किस केस में? एवरेज रेट्स निकालना। मजा आ गया? 12th, भाई जो मॉडरेटली स्क्यूड डाटा होता है, जो स्क्यू जो होता है ना, जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिक, क्या कहते हैं, वो बिल्कुल बेल शेप्ड होता है। देखो ऐसे दोनों तरफ एक जैसा है ना। मॉडरेटली स्क्यूड ये होता है ऐसा,
एक तरफ थोड़ा झुकाव ज़्यादा हो गया, देखो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो गया झुकाव हल्का, या ऐसा हो जाए, देखो जरा एक तरफ ज़्यादा हो गया ना, इसको हम क्या कहते हैं, बोलो, मॉडरेटली स्क्यूड। तो मॉडरेटली स्क्यूड में अगर आपको मीन निकालना हो तो इसका ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी हुआ है, फिर से सुन ले। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, समझ गए ना। अब देखो कौन सा वाला इससे आता है, देखो किससे ही आता है, चेक करो किससे आता है, ए से आ जाएगा, देखो ए से आ रहा है, देखो जरा, देखो देखो ए से आ गया ना, देखो जब आप मोड इक्वल टू निकालोगे देखो यही आ जाएगा, राइट जी। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। कोई डाउट, ठीक। वेटेड एवरेज आर कंसिडर्ड व्हेन, वेटेड एवरेज कब कंसिडर करते हैं, वेटेड एवरेज जब वेट्स दिए हो, तो ऑल ऑब्जर्वेशंस आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, तभी तो वेट है। अगर सबकी इंपॉर्टेंस इक्वल हो जाएगी तो वेट की तो है ही नहीं, तो फिर तो सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, जोड़ के डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स कर दो। कैसा लगा। वेटेड एवरेज कब निकालते हैं, जब अलग अलग वेट्स। तो डेटा आर नॉट क्लासिफाइड, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। द डेटा आर पुट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो वेटेड इसलिए निकालते हैं कि वो तो ग्रुप वाला, ऐसा भी कोई, ये भी कोई सही जवाब नहीं। सही जवाब इसका ये है, कौन सा, सी, कि जब वेट्स इक्वल ना हो। रिपीट, क्योंकि वेटेड एवरेज जरूरी थोड़ी ग्रुप में निकाले, बाकियों में भी तो वेटेड एवरेज निकालते हैं। कैसा लगा, मजा आया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट होल्ड फॉर डिस्टिंक्ट नंबर्स, याद है जब डिस्टिंक्ट हो तो मैंने क्या कहा था, ग्रेड्स के रूप में याद करना है, आपको याद आया। तो ए, जी और एच, अरिथमेटिक मीन का ए, ज्योमेट्रिक मीन का जी, हार्मोनिक मीन का एच। सबसे बड़ा ग्रेड क्या है, ए, सबसे छोटा क्या है, एच। फिर आप कौन सा आंसर दे दोगे, ए सी, 14th का सी, इसका भी सही, ए भी तो नहीं है, ए भी सही है, दो एक जैसे दे दिया दो एक जैसे दे दिए, हाँ दो एक जैसे दे दिए, ए भी सही है, तो दो नहीं कह सकते, ठीक है। चले, हाँ क्या ना, चले, या तो इसको ऐसे कर लो ए वाले में, तो ए वाले में ऐसे कर लोगे तो फिर कौन सा ठीक हो जाएगा, फिर सी ठीक हो जाएगा। नहीं समझ आया, इक्वल टू लगा लो, क्योंकि डिस्टिंक्ट बोल दिया ना, तो इक्वल टू वाला नहीं चलेगा। रिपीट, लेकिन अगर ये इक्वल टू नहीं, एग्जाम में अगर ऐसी स्थिति आ जाए, वैसे आती नहीं है, ऐसी स्थिति आ जाए तो आप क्या करोगे, एक जो पहले वाला है उसको टिक कर दोगे, किसको, ए, वैसे ऐसी आती नहीं। चले आगे, नेक्स्ट 15th। तो या तो इसका क्वेश्चन ठीक कर लो आप, इसमें इक्वल टू डाल दो तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, सी, ये ऐसे करेंगे। चले 15th, व्हेन अ फर्म रजिस्टर्स बोथ प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव फिगर्स, लॉसेस मतलब नेगेटिव फिगर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी फाउंड, बताइए कौन सी फाउंड नहीं हो सकती, जीएम। क्यों नहीं हो सकती, वेरी नाइस गर्ल। एक्चुअली जीएम फ्रीक्वेंसी में हम 1/n लेते हैं ना, अगर बीच की फिगर्स नेगेटिव होंगी तो ऐसा चांस है ना कि मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आंसर आ जाए, पता होगा ना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। पर मान लो 3 नेगेटिव है 5 पॉजिटिव है, रिपीट, जब 3 नेगेटिव और 5 पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, और नेगेटिव का तो रूट निकलता ही नहीं, तो इसलिए हम इसमें ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकते। तो आंसर क्या हो गया, कोई डाउट, रीजनिंग समझ में आ गई ना। नेक्स्ट, क्वार्टाइल्स आर द वैल्यू डिवाइडिंग अ गिवन सेट ऑफ सीरीज इन 4 इक्वल पार्ट्स, मीडियन 2 इक्वल, क्वार्टाइल्स 4 इक्वल, डिसाइल्स 10 इक्वल, परसेंटाइल्स 100 इक्वल। तो इसका आंसर बी हो। क्वार्टाइल्स कैन बी डिटरमिन्ड ग्राफिकली बाय ओजाएव चार्ट, ये याद रखिएगा, ओगिव बोल देते हैं कई लोग ओजाएव बोल देते हैं, ग्राफिकली इसके मदद से क्वार्टाइल्स निकलता है, थ्योरेटिकली पता होना चाहिए। और मोड निकलता है हिस्टोग्राम्स की मदद से, लिख लो याद रखने के लिए, हिस्टोग्राम से निकलता है मोड, ओजाइव से निकलता है मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल, सब ओजाइव से निकल सकते हैं।
चले चले 18 विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर पोसेस मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। मीन, हर प्रकार के मीन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि मैथमेटिकल है मीन जो है ना, वो मैथमेटिकल फॉर्मूला है। जैसे मीडियन है, उसका तो गाना है ना, आधे इधर आधे इधर बीच का मीडियन है, लेकिन मीन का ऐसा नहीं है। मीन में सारी वैल्यूज कंसीडर होती है। सोचो सिग्मा नहीं करते हैं मीन के केस में, बाकी मीडियन या मोड में कभी सिग्मा करते हो, उसमें सारी वैल्यू कंसीडर ही नहीं होती है, इसलिए उनकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट नील सी है। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी किसकी होती है? हर प्रकार के मीन की, और इनमें भी सबसे ज्यादा किसकी है? अरिथमेटिक की। समझ आ गया? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स सेटिस्फाइज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। लीनियर का मतलब समझते हो? जैसे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसको लीनियर कहते हैं। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो कहता है कौन सा मेजर है जो लीनियर रिलेशनशिप एज्यूम करता है बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो बेटा ये इसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, इसका आंसर जो है वो क्या है? डी है। ये सारे ठीक। कुछ एक बातें थोड़ी सी याद भी करनी पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज बेस्ड ओनली 50% ऑफ द सेंट्रल वैल्यूज। ओनली 50% ऑफ द सेंट्रल वैल्यूज। मीडियन। ओनली 50% ऑफ द सेंट्रल वैल्यू। मीन में तो सारी वैल्यूज कंसिडर करते हो, मोड में तो आप वो कंसिडर करते हो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, मीडियन में सोचते हो ना कि बिल्कुल बीच का डेटा आ जाए। मजा आया कि नहीं आया? क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। राइट जी। बस एक में थोड़ा सा फर्क था, जैसे कि आपने देखा मेरे आंसर्स में बुक के साथ, किसमें? एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का। वैसे दोनों ही मेरे हिसाब से ठीक है। कौन सा? मीडियन और मोड। पर आप क्या प्रेफर कर लो? मीडियन। वैसे मेरे हिसाब से एक्सट्रीम आइटम्स का इफेक्ट मीडियन और मोड पे नहीं पड़ता। एक्सट्रीम हम नॉर्मली उसको कहते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी हो, जो बहुत छोटी हो। तो इक्का दुक्का अगर कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए या बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए तो मोड तो वो होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, उसको भी असर नहीं आएगा। और मीडियन तो कॉर्नर्स पे होता ही नहीं है, मीडियन तो कहाँ होता है? बीच में। तो कॉर्नर पे एक आध वैल्यू हो भी दूर या पास, उससे क्या फर्क पड़ता है? सोच के देखो। मेरी बात समझ रहे? मैं आपको एग्जाम्पल से बता सकता हूँ इसका। देखो मैं आपको दिखाता हूं तो आपको समझ ही आ जाएगी मेरी बात। देखो आप समझ जाओगे कि सर ठीक कह रहे हैं, पर चूंकि बुक में आंसर क्या दिया हुआ है? मीडियन, तो आप भी क्या फॉलो कर लो? मीडियन। लेकिन मैं आपको आंसर से समझाया तो आप मान जाओगे कि सर ठीक कह रहे हैं। देखो साफ कर दी ना मैंने। अब ये 3 बच्चे हैं, ठीक है? ये 3 बच्चे हैं, राइट? पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा। अभी आपको एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है? राइट? और 5 ले लो, ठीक? 5 ले लो। इसके 2 मार्क्स हैं, इसके 3 मार्क्स में अल्फाबेटिकली अरेंज कर। इसके 4 हैं, ठीक है? इसके 4 हैं, इसके 6, ठीक है? अब इसका बताओ मीन मीन क्या होगा? कुछ होगा मीन? सोचो, ठीक है? थोड़ी देर के लिए मीन क्या होगा? चलो बताओ, निकाल ही लो। चलो मीन क्या होगा? मीडियन क्या होगा? और मोड क्या होगा? बताओ। मीन क्या आ रहा है? जोड़ो सब। 4 और 6 10 और 6 14 और 19/5 क्या आएगा? 3.8। मैं तो आपको लॉजिक से समझा रहा हूँ, मैंने कहा लास्ट में समझा दूंगा एक बार। मीडियन क्या होगा इसका? 4th, 3rd आइटम। मोड क्या होगा? 4th। क्यों? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसकी। अब एक आइटम को मैं एक्सट्रीम बना देता हूँ, रिपीट। ये बना दिया मैंने, इसको 6 काट के क्या कर दिया? 20 कर दिया। बन गया ना एक्सट्रीम? नहीं एक बार सुनो ना, 20 कर दिया, बन गया ना एक्सट्रीम। अब इस पे तो इफेक्ट आएगा, इस पे तो इफेक्ट आएगा, इस पे नो इफेक्ट। सोचो, और इस पे भी नो इफेक्ट। अब आ गया आपको समझ में? तो एक्सट्रीम आइटम का इफेक्ट किस पे आ रहा है? मीन पे जरूर आएगा, मीडियन और मोड पे नॉर्मली नहीं आता। कैसा लगा आपको? इवन मैं आपसे कहूंगा देखो मीडियन पे फिर आ सकता है, मोड पे बिल्कुल नहीं आता। एक और एक्सट्रीम आइटम ले आते हैं 40, छठा बच्चा। क्या? छठा बच्चा 40, तब भी मोड क्या रहेगा? 4, लेकिन मीडियन चेंज हो सकता है।
क्योंकि अब मीडियन 3.5 हो जाएगा, बाई चांस ये दोनों 4 है इसलिए वो भी चेंज नहीं होगा। समझ गए? तो अब तो काफी क्लियर हो गया होगा। तो मीडियन और मोड दोनों ही एक्सट्रीम आइटम से क्या रहते हैं, अनइफेक्टेड। पर बुक में आंसर क्या दिया हुआ है, मीडियन, तो आप मीडियन चाहे फॉलो कर लो, मेरे हिसाब से मोड भी इक्वली गुड है। मैंने प्रूव कर दिया, कैसा लगा, समझ आ गया? थम्स अप, लॉक कर दे।